Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be teaching you kinematics. ठीक है। और kinematics बेसिकली एनसीईआरटी में अगर देखें तो इस नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इसी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक को बोला मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरे को बोला मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स होता क्या है ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये काइनेमेटिक्स का या फिर आप कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, इस पे मैं बता रहा हूँ, पीएचडी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर किसी को क्लास नाइन्थ के एक भी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आप साइंस पढ़ रहे हो, पहली बार पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर भी एक एक चीज समझ में आएगी, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही मतलब मजेदार चैप्टर है। ठीक है, पढ़ के इतना मजा आएगा ना, मतलब पढ़ते समय भी और पढ़ने के बाद भी। ठीक है, अभी आज ही मैं कंटेंट वगैरह रेडी कर रहा था तो मतलब मुझे लगा कि अरे यार फिजिक्स का यूज करके तो मतलब आशिक लोग बच सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो जितने भी आशिक लोग हैं उनका मसीहा बनेगा फिजिक्स भैया आज के क्लास में। ठीक है, तो एकदम बने रहें हमारे साथ और देखते हैं कि फिजिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आगे बढ़ें। आवाज जा रही है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहला जो स्लाइड है हम लोगों का कि है ना, काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स से भी पहले मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है ना जिसमें हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं, है ना, कि क्यों हो रहा है और क्यों हो भी रहा है साथ में। ठीक है, मैकेनिक्स में मोशन और साथ में उसका कॉज दोनों स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसको कंप्लीट फॉर्म में मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, कि अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका स्टडी वगैरह की कैसे मूव कर रही है, ठीक है, कितना मूव कर रही है, टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितना जा रही है, वो सब सारी चीजें। ठीक है, प्लस क्यों मूव कर रही है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव कराने में, फोर्स होगा ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इन सब के कंबाइंड स्टडी को एक अलग ब्रांच बनाया और बोला उसको मैकेनिक्स। ठीक है, कि इन्हीं सब चीजों से तुम मोशन वगैरह से डील करोगे, बस बात खत्म है। ठीक है, अब मैकेनिक्स तो बना दिया, लेकिन फिर बोला कि नहीं यार, काफी बड़ा हो जा रहा है। एक तो मोशन में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, कितने देर से जा रहा है ना, किस स्पीड से फेंक रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अलग से फोर्स आप और ले आए हो, तो इन दोनों को भी सेपरेट करो। ठीक है, थोड़ा और है ना सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन दैट मींस फोर्स को हटा के एक अलग ब्रांच बना दिया और केवल मोशन के स्टडी को विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ द मोशन, यानी फोर्स को एक्सक्लूड करके अगर केवल आप मोशन की स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए यानी फोर्स की स्टडी डायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। दिख रहा है ना, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसको हम, है ना। आ जाओ भैया, थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक है, चलिए देखेंगे। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट कॉज और चेंज दिस मोशन। ठीक है, मोशन भी पढ़ते हैं और साथ में उसका कॉज ऑफ मोशन दैट मीन्स फोर्स को भी पढ़ते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई बॉडीज मूव और रिमेन एट रेस्ट। ये हमें बताता है कि क्यों और कैसे, कैसे और क्यों, हाउ एंड व्हाई बॉडी या तो मूव कर रही हो तो क्यों और कैसे, और अगर रेस्ट में है तो क्यों और कैसे। ये कौन बताता है, मैकेनिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे। काइनेमेटिक्स जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स को एक्सक्लूड कर दिया, तो बचेगा क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, that describes the motion of objects without considering the forces or the causes responsible for motion। फोर्स को बिना कंसीडर किए हुए स्टडी को, एक सेकंड, ठीक है, फोर्स को बिना कंसीडर किए हुए अगर आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज काइनेमेटिक्स।
ठीक है, और अगर फोर्स को स्टडी करोगे दैट इज डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट स्टडीज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद द फोर्सेस एंड द टॉर्क्स। टॉर्क्स वही एंगुलर फोर्स होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग और चेंज और चेंजिंग दैट मोशन। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है? दोनों का कंबाइंड फॉर्म। अगर मैं बोलूं कि इफ मैकेनिक्स इज द होल स्टोरी ऑफ द मोशन, देन काइनेमेटिक्स टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग एंड डायनेमिक्स टेल यू व्हाई इट इज हैपनिंग। फिर से सुनिएगा, इफ मैकेनिक्स इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मोशन, देन काइनेमिक sorry if mechanics is the complete story of motion, then kinematics tells you what is happening, that is the motion, and dynamics tells you why it is happening, that is the force। क्लियर है? क्लैरिटी आ गई बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए ना। कितना बढ़िया लाइन बोला यार मैंने तो, इतनी अच्छी अंग्रेजी खैर चलिए, लिख भी दूं क्या? है ना, उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, डेफिनेशंस वगैरह सारे लिखे हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, है ना। ये है भैया फिजिक्स की एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें मैं दिखा देता हूं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये पार्ट 2 मैंने उठा लिया, सॉरी सर। एक खोज रहे हैं चैप्टर कहाँ, पार्ट 1, पार्ट 1, ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटी है, इसमें लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे देखेंगे, इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने एक एक कंटेंट, ठीक है। मेरे हैंड रिटेन नोट्स होते हैं, हैंड रिटेन कंटेंट होते हैं, एक एक चीज मतलब मैं सामने एनसीईआरटी जो कि लेटेस्ट होती है और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स रख के तब कंटेंट बनाता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ एकदम। आप करके देखोगे ना, मजा ही आ जाएगा एकदम, मतलब दिमाग खुल जाएगा, उस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस। ठीक है, सो जो भी मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें एनसीईआरटी अलाइंड है। मेरा लेक्चर देख लिया ना, एनसीईआरटी 100% कवरेज मिलेगा, नीट के लिए, जेई के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना इसमें, ये मेरा गारंटी है, पूरे यूट्यूब पे तो क्या, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराया होगा किसी ने जितना मैं अकेले कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? मोशन और रेस्ट की। इसी में आता है भैया एकदम फिजिक्स हम लोगों की कैसे हेल्प करेगा, देखेंगे अब ध्यान से। ठीक है, ऊपर वाले सबको इरेज कर दूं ना, जैसे तैसे हो गए हैं। एक सेकंड, ठीक है। अब बात आती है मोशन और रेस्ट की, कि मोशन और रेस्ट होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मोशन में होना या रेस्ट में होना, ये रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। रिलेटिव कहने का मतलब, आप खुद सोचो ना, अगर आप बोलो कि वो जा रहा है, तो आप अपने रिस्पेक्ट में बोल रहे हो कि हाँ आप रुके हुए हो, आपको लग रहा है कि हाँ वो जा रहा है, आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तभी आप बोल पाते हो कि वो जा रहा है। ठीक है, कभी देखा है कि ट्रेन में, देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि इस ट्रेन में हम बैठे हैं, बगल में एक और ट्रेन है एकदम बराबर, एकदम पैरेलल, ठीक है, वहां पे कोई और आदमी बैठा है, दोनों ट्रेन साथ में खुलती है। जब साथ में खुलती हो तो हम देखते हैं, तो भाई देखते हैं कि हम जहां पे हैं, जितनी दूरी पे थे पहले, अभी भी वो वहीं पे दिख रहा है, ट्रेन दोनों चल रही है सेम स्पीड से, ठीक है, सबका एकदम साथ खोली है, सेम एक्सेलरेशन, सेम स्पीड, सब चीज सेम है, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि सामने वाला जहां है वही है, उसको हम क्या लगेंगे, हम भी जहां है वही है। तो रिलेटिव टर्म हो गया, आप एक दूसरे से रिलेटेड मूव नहीं कर रहे, आपका पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ध्यान से सुनेंगे अब डेफिनेशंस क्या कहता है। मोशन एंड रेस्ट, इफ अ बॉडी, if a body changes its position with time, it is said to be moving, otherwise it is at rest।
अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज करेगी तो किसी के रिस्पेक्ट में ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, पोजीशन चेंज करिए मतलब क्या, किसी के रिस्पेक्ट में ही चेंज करेगा, ठीक है, तो वो अंडरस्टूड चीज है यहाँ पे। इट इज सेड टू बी मूविंग अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं, आपको तो मैं अभी रेस्ट में दिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं सन के रिस्पेक्ट में, सन सूर्य जो स्टार है अपना, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं, तो मैं ही नहीं, आप भी सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्यों? क्योंकि पूरी धरती ही मूव कर रही है ना सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पूरी धरती मूव कर रही है और उस पे हम लोग हैं तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सन, दैट इज आवर स्टार, ठीक है। तो बस रिस्पेक्ट देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यू आर मूविंग, अदरवाइज यू आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन, दैट्स इट, ठीक है। सेम बॉडी मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है, डिफरेंस होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है, कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मैंने अभी सन को लिया था रेफरेंस पॉइंट, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे आसपास की चीजें हैं, ठीक है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं अभी मूव नहीं कर रहा, अब मूव कर रहा हूँ, अब रुक गया, ठीक है, तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में अभी भी मोशन में हूं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आई होप मोशन एंड रेस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी changes its position with respect to time, then it is said to be in motion, otherwise it is at rest, that's it। यही डेफिनेशन लिख के आनी है, अगर आ गया तो आएगा, नहीं हम नीट वगैरह में नहीं, 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ मोशन जस्ट अगले स्लाइड पे है, यह ये रहा टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन भी मैंने इसलिए डिस्कस, मैंने सोचा कि कर देते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग बोलते हैं कि कितने टाइप हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, है ना, ये दिख रहा है ना, है ना, आप थोड़ा जूम कर लेंगे तो और बढ़िया दिखेगा ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं ही थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं अब, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि मोशन के कितने टाइप, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। देखिए, जब भी किसी चीज को टाइप में डिवाइड करना पड़े, ठीक है, जब भी किसी चीज को टाइप में डिवाइड करना पड़े तो एक कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कुछ भी बोल दिया कि इसके तो 4 ही टाइप होते हैं, नहीं, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर रहे हो वो डिपेंड करता है ना। जैसे बचपन में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि नाउन, संज्ञा, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सबने 5 पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने किसी एक बुक में देखा कि उसमें 3 लिखे हुए हैं, मैं देख के हिल गया कि भाई मैंने 5 पढ़े हैं, 3 कैसे है। उसने क्या किया था, प्रॉपर नाउन को तो एक साथ रखा, बाकी बाकी जो बचे 4 नाउन को 2 में डिवाइड कर दिया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन खत्म, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मैं बोला भाई यार बेसिस चेंज करो, टाइप चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ टाइप चेंज हो जाता है, आई मीन, ठीक है। तो वही किसी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे से डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे मोशन का एक और डेफिनेशन आ जाता है, देख लीजिए मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। आपका कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप मोशन में हो। एंड टाइम, और टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, an object may be in motion with respect to one observer and at rest with respect to another। मैंने बोला ही था कि सेम ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेस्ट में भी हो सकता है, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मैंने बोला था ना कि फिजिक्स मसीहा होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो जो भी तो जो भी आशिक टाइप लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप मेंटेन कर पा रहे हो, आप मेंटेन कर पा रहे हो सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट आपकी कमाल की है, ठीक है। आई आई रियली रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर इन रिलेशनशिप एंड मेंटेन देयर स्टडी एंड ऑल, है ना, हर चीज़ बैलेंस कर लेते हैं भाई, सैल्यूट है आप लोगों को, ठीक है, बहुत आगे जाओगे। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप अपने, है ना,
लवर के साथ खुल के बोलते हैं, ठीक है, लवर के साथ या जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, जो भी है, ठीक है, समझने के लिए ये एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए, ठीक है। आप किसी पार्क में हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, मस्त एकदम बढ़िया लाइफ एकदम मस्त कट रही है, ठीक है, पार्क में मस्त घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्त एकदम, ठीक है। हस्बैंड वाइफ नहीं, अभी लवर, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। घर वालों में से किसी को पता नहीं है, आप अभी मस्त घूम रहे हैं, बात आगे बढ़ेगी तो आपने सोच रखा है कि बता देंगे, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है, ठीक है। एकदम मस्त स्टोरी सुनिए, एकदम फील आ जाएगा मौसम और रेस्ट का, ठीक है। हाथ पकड़ के घूम रहे हैं एकदम साथ में, और दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए लड़का लड़की ठीक है, और कोई देख ले मतलब लड़के की बहन देख ले और लड़की का भाई देख ले, ठीक है, उसी पार्क में आप घूम रहे हो और कोई देख ले, और कौन देखे, लड़का है तो उसकी बहन देखे और लड़की है तो उसका भाई देख ले, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है। पहले तो मतलब वहां पे तो जो होगा सो होगा ही, घर पे भी क्या होगा आप इमेजिन कर लो, ठीक है। अब अगर आपको फिजिक्स आती है, मोशन एंड रेस्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, आप ये बोल सकते हो घर पे आकर के, वी आर नॉट मूविंग। जैसे आपके भाई बहन देख लिए, ठीक है, तो वो क्या घर पे आके कंप्लेन करेंगे कि इसे देखा था पार्क में घूम रहा था, ठीक है, या फिर इसे देखा था ये पार्क में घूम रही थी, ठीक है, यही बोलेंगे कंप्लेन के तौर पे, ठीक है। अब अगर आपको फिजिक्स आती है तो आप क्या बोलोगे, नो वी आर नॉट मूविंग, सॉरी वी वर नॉट मूविंग, वी वर एट रेस्ट टू ईच अदर। और आप बिल्कुल सही हो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, आप दोनों साथ में चल रहे थे ना, एकदम कदम से कदम मिला करके, ठीक है, ये कंडीशन मैंने बोला नहीं। अगर आप किसी पार्क में किसी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला करके विथ सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो, तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही हो ना। आप उसको देखो वहीं पे है, वो आपको देखे आप भी वहीं पे हो, तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल रेस्ट में हो। आपको जो देख रहा है तीसरा आदमी या चौथा आदमी, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। बात वो भी सही बोलेगा घर पे जाकर के कि हमने देखा था घूमते हुए, आप बोलो नहीं हम तो घूम ही नहीं रहे थे, हम लोग तो नहीं घूम रहे थे, ठीक है, आप केवल इतना बोलना है और आप बिल्कुल सही हो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ठीक है। तो घर पे बोल के आप बच सकते हो कि नहीं भाई आप घूम तो नहीं रहे थे, गलत बात है, हमारा पर्सपेक्टिव देखो भैया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, हम भी सही है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स लवर होगी पेरेंट्स तो बात समझेगी, नहीं तो फिर आपको समझाएगी। ठीक है, खैर छोड़िए, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ रेस्ट में हो, कोई तीसरा आदमी देखेगा तो उसको लगेगा कि आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर हो गई बातें, मजा आया, एकदम फील आया बिल्कुल अच्छे से। चलिए, मोशन और रेस्ट आई होप समझ में आ गया होगा। रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, ठीक है। रेस्ट इज ऑल्सो रिलेटिव, ये भी रिलेटिव होता है। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी इन रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर बट इन मोशन फॉर अनदर। अभी अभी बताया कि आपके लिए वो रेस्ट में है, उसके लिए आप रेस्ट पे हो, लेकिन आपके भाई बहन के लिए आप दोनों मोशन में हो, ठीक है। तो आई होप मोशन और रेस्ट क्या होता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, ये रिलेटिव टर्म है, डेट्स इट, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं समझना है, दोनों रिलेटिव होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है। तो इसको अलग अलग बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन द पाथ, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग पढ़ेंगे भी, मेरा पहला लेक्चर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे पे सीधी ही चलेगी, कॉमन सेंस की बात है। अब स्ट्रेट लाइन में ना चल के कोई ऐसे चले तो ये कर्विलिनियर पाथ हो गया, तो उसको कर्विलिनियर मोशन बोल देते हैं। मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ, एग्जांपल अ स्टोन थ्रोन इन द एयर फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। आपने एक पत्थर उठाया, फेंका, ऐसे फेंका, तो जब आप फेंकोगे तो वो एक कर्विलिनियर पाथ पे जाएगा ही, ऐसे फेंकते हैं ऐसे आके नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे ही तो जाता है, तो उसको कर्विलिनियर पाथ बोल देते हैं, ठीक है। जस्ट पाथ पे डिपेंड, दो टाइप के, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। बेस्ड ऑन रेपिटेशन, मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है कि नहीं वो मोशन, ठीक है। तो पहला तो होता है पेरियोडिक मोशन, मतलब मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो मोशन रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल
मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हर एक साल में रिपीट होता है, ठीक है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। नॉन पीरियोडिक मोशन कौन से हो जाते हैं? मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स, एग्जांपल अ कार मूविंग इन अ बिजी सिटी, ये रिपीट वगैरह थोड़ी होता है, ठीक है, ये भी रिपीट नहीं होते हैं। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं। पहला होता है रोटेटरी या रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, किसी फिक्स्ड एक्सिस पे कोई चीज रोटेट करे, मूव करे, जैसे अर्थ रोटेट करती है एक फिक्स्ड एक्सिस पे, तो वो रोटेशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी, ऑसिलेट मतलब क्या? ऐसे ऐसे होना, ये दिख रहा है, ये ऑसिलेट करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन होगा, उसको ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं, ठीक है। यही जब बहुत तेज हो, बहुत तेज, उसको वाइब्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, वेरी फास्ट ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशंस, यूजुअली विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जनरली छोटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, प्रोंग वगैरह, ठीक है, वो सब एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में होता है मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है ना, मार्कर या पेन जो बोल लो आप, ठीक है, इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका हर एक बॉडी पार्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन क्या होता है? मोशन विदाउट अ डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन, जैसे मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, आपने गैस भरी, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, ठीक है, तो वो रैंडम मोशन हो गया। एक हुआ ट्रांसलेटरी मोशन, एक हो गया रैंडम मोशन। एक कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है, यानी दो तीन मोशन का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, बॉडी कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली, एग्जाम्पल अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, अ स्पिनिंग टॉप गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, और रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स एक्सिस प्लस ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ इट्स सेंटर, ठीक है, तो वो स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल हो गया, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस भी होते हैं, ठीक है। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं सबसे पहले वाले स्लाइड पे भी कुछ बचा रह गया था नोट करके। टाइप्स ऑफ मोशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और मोशन एंड रेस्ट की फील तो बिल्कुल अच्छे से आ ही गई होगी एकदम, ठीक है। नोट ध्यान से सुनेंगे अब। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेज विथ टाइम द मोशन इज वन डायमेंशनल, सही बात है, अगर केवल आपका एक कोऑर्डिनेट, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मेरा? कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको माना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन सिस्टम को, ठीक है। तो अगर आपका केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस है केवल एक ही डायरेक्शन में चीज मूव कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी वन डी मोशन है। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम मोशन इज वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बात क्लियर हुई होनी चाहिए। इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट्स चेंज विथ टाइम मोशन इज टू डायमेंशनल और मोशन इन अ प्लेन, अगर दो कोऑर्डिनेट साथ साथ चेंज हो तो मोशन आपका प्लेन में होता है, ठीक है, इस प्लेन में कहीं पे होगा मोशन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डी मोशन उनको बोल देते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक और होता है, वो होता है थ्री डायमेंशनल, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, ठीक है, क्या? इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज विथ टाइम, if all three coordinates change with time motion is three dimensional or you can say motion in a space, ठीक है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो तो उसको मोशन इन स्पेस बोलते हैं, कॉमन सेंस की बात है। एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो मोशन इन 1D, टू कोऑर्डिनेट चेंज हुए मोशन इन 2D, और तीन तीन अगर चेंज हो गए तो मोशन इन 3D, खत्म बात, ठीक है। ये भी टाइप्स ऑफ मोशंस ही थे। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? दोनों सेम चीज नहीं होती, पहली बात, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले इधर गया, फिर 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 यहाँ पे आया, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे बोल दिया एक्स गया, ये वाई, ये
है ना, ये जेड, ये ए, ये बी, ये सी। तो जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो सबको जोड़ूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये मेरा डिस्टेंस एकदम सबका लेंथ लेंगे, एकदम जैसे जैसे क्या है सब मेजर होगा। ठीक है, ये तो मेरा डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, ये ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, फाइनली पहुंचा यहां पे, तो डिस्प्लेस कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी यहां से लेकर के यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींचो, वो एकदम शॉर्टेस्ट लाइन होगी, और ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान से देखें तो एक्चुअल में बॉडी बॉडी इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ है जितना एक्चुअल में डिस्प्लेस हुआ। आप पहले यहां पे थे, यहां गए, फिर यहां गए, यहां पे आ गए। अब डिस्प्लेस कितना हुए, यहां से यहां हुए, इसी डायरेक्शन में हुए। कॉमन सेंस तो यही बोलेगा कि हाँ यहां पे थे, यहां पे आए तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। डिस्टेंस कितना गए, ये और ये। क्लियर हो गई बात? तो अब डेफिनेशंस वगैरह भी देख लेते हैं। ठीक है, आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्लियर होगा। डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सही बात है कि जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है उसको अगर आप मेजर कर पा रहे हो, उसकी लेंथ वही होती है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ की मेजरमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वही बात, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होगा, उसी में, उसी के तरफ जिधर आप डिस्प्लेस हुए हो। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का जो चेंज है, चेंज इन पोजीशन का जो डायरेक्शन है, उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, या फिर अगर बोले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहां से यहां गए फिर यहां गए। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऊपर एक एरो बना दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, खत्म बात। दोनों में अंतर देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बताया ही नहीं, सीधे वेलोसिटी से शुरू किया है चैप्टर उन लोगों ने। ठीक है, गिने चुने 3-4 टॉपिक पढ़ाए हैं और सीधे वेलोसिटी, उसके बाद सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन। वो मान के चल रहा है कि इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे बात करती है। ठीक है, तो अब चूंकि उस लेवल पे आने के लिए पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो सोचे कि एकदम बेसिक से एकदम कि अगर किसी को 9th क्लास भी बिल्कुल आता पता नहीं है तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर कि डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सही बात है। इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक्चुअल पाथ जो फॉलो हुआ उस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता उस पर। ये केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये केवल किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है बस। आप किस पाथ से आए हो इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, अब कुछ लोग सीधे जाएंगे बिल्कुल एकदम, कुछ लोग ऐसे जाएं, कुछ लोग ऐसे जाएं, कुछ लोग ऐसे 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 जैसे मन पूरा घूम के आए, कुछ लोग ऐसे जाएं, कुछ लोग यूं यूं ऐसे 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 करके ऐसे जाएं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हर केस में अलग अलग होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, डिस्टेंस हर केस में अलग अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप ए से बी ही तो गए हो, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ विल बी ऑलवेज द डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, आप जैसे मर्जी वैसे जाओ, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता दो पॉइंट के बीच का। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। आवाज जा रही है? हाँ,
फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर ए मूविंग बॉडी, बॉडी मूव करते जा रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट केवल बढ़े नहीं, घट भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को है ना डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगा, यहाँ अभी कराते हैं। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये मेरी कार, ये गई, ठीक है। आप इनिशियली यहाँ पे थे, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 मीटर की है। अब फिर आप वापस आने लगे वहां से और आधा दूर आ गए, तो आपकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 5 मीटर हो गई ना, घट गई ना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 5 15। तो जब भी कोई बॉडी मूव करे तो डिस्टेंस तो ऑलवेज बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। एग्जांपल ये रहा, आप यहाँ से आए फिर घूम के उधर चले गए, तो जब तक यहाँ तक थे तब तक तो डिस्टेंस भी बढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था। जैसे ही रिटर्न हुए डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, लेकिन डिस्टेंस अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए था, इधर को मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर को बोल देंगे नेगेटिव, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ गए फिर वापस यहाँ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो, लेकिन डिस्टेंस कितना? 20 मीटर का होगा। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे थे वहीं पे हो, फिर जहाँ पे थे वहीं पे अभी भी हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। पीछे आ गए 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इधर आप नेगेटिव लिए हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? आगे देखेंगे। डिस्टेंस कैन बी जीरो ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हाँ सही बात है, डिस्टेंस तभी जीरो होगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, या मोशन ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट और व्हेन रिटर्न्ड बैक टू द इनिशियल पोजीशन। सही बात है, अगर रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, अगर जा करके फिर वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। एक और छोटा सा डिफरेंस बच जाता है, देखेंगे ध्यान से। फॉर 2 points infinite distances are possible, but for 2 points only a single value of displacement is possible। मैंने बताया ही था यहाँ पे एग्जांपल दे करके, ये वाला है ना, कि आप देखो डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी डिस्टेंस के बहुत सारे चांस है मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये इकलौता यही है। किसी 2 पॉइंट के बीच में का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा फिक्स होगा ना, एकदम स्ट्रेट लाइन दोनों को जोड़ने वाली। डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है। बराबर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। ये तो वेक्टर है ना, तो कंपेयर तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब हो सकता है? स्ट्रेट लाइन के केस में, ए यहाँ था, बी यहाँ था, यहाँ से यहाँ गए, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, बात खत्म, ठीक है। फॉर एनी कर्व्ड पाथ, फॉर एनी कर्व्ड पाथ यानी ऐसे पाथ के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, किसी भी कर्व्ड पाथ के लिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्यों? डिस्प्लेसमेंट से, क्यों? क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा बी। डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो ये हुआ, डिस्टेंस इतना घूम के आया है ये, तो ये बड़ा लेंथ होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग देन ओनली डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। इस वाले केस में होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, और पार्टिकल मूव्ड ऑन अ सेमी सर्कुलर, है ना भैया, क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। दिख रहा है सवाल, है ना, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, फिर और अच्छे से दिखेगा। मैं भी कर देता हूँ, लो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला, ये
क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी। किया सॉल्व? मैं करूं अब? कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो बोले सर क्या है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मोशन टेस्ट कितना बढ़िया चल रहा था, है ना, मोशन में थे हम, पार्क में ख्यालों में खोए हुए थे। चलो इधर इधर इधर। A particle moved on a semi-circular path of radius r. Find distance and magnitude of displacement traveled. सेमी सर्कुलर पाथ है भैया, ऐसा कुछ है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। यहाँ से गए थे, यहाँ पे आ गए सेमी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, तो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो सरकमफ्रेंस का आधा 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा कर देंगे, तो केवल पाई आर। क्या आ गया मेरा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यही आएगा सर। हाँ, महान लोग हैं ना। डिस्प्लेसमेंट आपका डायमीटर के बराबर आएगा ना बच्चा, देखो यहाँ पे 2 आर आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था यार, है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका पाई आर और डिस्प्लेसमेंट आपका 2 आर। डिस्प्लेसमेंट मेरा 2 आर, डिस्टेंस मेरा पाई आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर ही है और पोजीशन से ही डील करता है, तो पोजीशन वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। मैंने वेक्टर में भी सिखाया है, यहाँ पे भी बता देते हैं क्या हो गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज बेसिकली अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मैं एक बनाऊं, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर अगर बनाऊंगा ना, तो पोजीशन वेक्टर इसका ये होगा, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन से यहाँ तक जाने वाला, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट कुछ भी है, पी है, ठीक है, ये 0,0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये बताता है कि ये ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, वही रहा, यहाँ पे वही चीज़ है, देखेंगे ध्यान से। वाई और एक्स एक्सिस लिया, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया, इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कुछ रहा होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मेरा ओ ए होगा इस केस में, इस केस में मेरा क्या है, ओ ए है, और इसी को आर वेक्टर भी बोलते हैं। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी होगा उसको उसके डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप लिखते हैं, वैसे लिख दिया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, फॉर अ पॉइंट 235 मीटर राइट डाउन इट्स पोजिशन वेक्टर, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी, है ना। पोजिशन वेक्टर लिखना है तो बस पी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, जो भी कोऑर्डिनेट से विथ डायरेक्शन लिख दीजिए, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, पी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर में ही सिखा रखा है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 9 प्लस 25, अंडर रूट 25 9 34, 4 38, अंडर रूट 38 आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेरा 38 आ गया पोजीशन वेक्टर का। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। वही पोजीशन वेक्टर सीखा ही क्यों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेट करके सीखेंगे उसको, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एज ए पोजीशन वेक्टर कैसे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है ना, देखिए अगर क्लास 9th में आप हो तब तो ये सब वेक्टर वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है, आप स्किप करके आगे बढ़ो, क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, ठीक है। लेकिन जो 11th 12th में है, आपको तो वेक्टर पढ़ना है, और मान लीजिए क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारे वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, वेक्टर में ही आंसर है, तो फिर ये सब अगर आपको नहीं पता है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, समझाना पड़ेगा यहाँ पे फिगर बना करके। नोट्स में तो बना ही हुआ है, मैं फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ, इसको थोड़ा साइड करते हैं थोड़ा,
ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये दो मेरे एक्सिस हो गए, ये वाई ये एक्स, ठीक है। दो पॉइंट ले लेता हूं, ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। पॉइंट ए का अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा ओरिजिन से लेकर के यहां तक, और पॉइंट बी के लिए बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर हो गया, मेरा बी वेक्टर, इसको आर इनिशियल बोल देते हैं और इसको आर फाइनल बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई ऑब्जेक्ट को मान रहा हूं कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएगा, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल वेक्टर ये फाइनल वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये वाला चाहिए, ये वेक्टर चाहिए हमें। ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमें चाहिए यही, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, दिमाग लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है आप लोगों को? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था, ये और इसके सर पे दूसरे का पैर, और तब इन दोनों का एडिशन इसके टेल से इसके हेड को मिलाते थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो मेरा, ठीक है, आर आई है, आर आई का ये रहा हेड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये रहा टेल। यानी अगर मैं बोलूं आर आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ बोला है इन्होंने, ओ ए, ये पॉइंट ओ रहा होगा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। तो आर आई को क्या लिख सकता हूं, ओ ए का वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखें, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये रहा मेरा, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर अगर मैं जोड़ूं तो मिलना चाहिए ना मुझे ओ बी वेक्टर, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मिलेगा, अभी कॉमन सेंस की बात है। ये रहा मेरा, इसका हेड, इसका रहा टेल, तो इसके टेल से इसका हेड मिला दिया, ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा इन दोनों के केस में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, तो ओ ए को घटा देते हैं, उधर कर देते हैं, ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, खत्म बात। यानी ए बी वैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, आर फाइनल वैक्टर माइनस आर इनिशियल वैक्टर, डेट्स इट। वेक्टर के फॉर्म में है तो केवल घटा दीजिए, ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह अगर दिए हुए हों, यहाँ पे इसको मान लिया x1 दिया है, y1 दिया है, z1 दिया है, इसको x2 दिया है, y2 दिया है, z2 दिया है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप के साथ, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप के साथ, प्लस एक्स वाई z2 माइनस z1 ये किसके, के कैप के साथ, खत्म बात, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वेक्टर सब्ट्रैक्शन दिखा रखा है ना भैया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वेक्टर वाला लेक्चर देख कर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भाई अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे और डिटेल में बताया हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह सारे डिराइव करके दिखाया हूँ वहां पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है यार, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, इनिशियल का दिया होगा, दोनों को घटा दो, बस खत्म बात। नाइन्थ वाले बच्चे भी समझ सकते हैं यार, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना। मान लीजिए ये दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का मैं दो पॉइंट दिया हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो सोचो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हो ना। तो मैंने अभी केवल सब्ट्रैक्ट किया है, मैग्नीट्यूड करना होगा तो फिर स्क्वायर ही करूंगा मैं भी, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, क्वेश्चंस ही हैं, चलिए भैया। आई होप कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर हैं, अब केवल क्वेश्चंस हैं, है ना। वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए जल्दी, ठीक है। या सॉल्व, आवाज जा रही है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, अरे क्या क्लैरिटी है भैया। चलिए खैर क्वेश्चन देखेंगे अब।
इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ पॉइंट क्यू है, देखो भैया दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको वेक्टर और की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लास 9 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा है क्लास 9th में, क्या करते हैं हम लोग, 3 - 2 का तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - 3 तो -2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 √9 यानी 3 आएगा आंसर, 3 मीटर। खत्म, 3 मीटर ही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो था क्लास 9th के बेसिस पे। ठीक है, अब वेक्टर पढ़ा है यार, इज्जत से सॉल्व करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब 11th में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स वगैरह में सॉल्व करने, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो मार्क्स ही नहीं देगा टीचर, को चाहिए वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में पहले तो भैया इनिशियल पोजीशन पी लिखेंगे, पी वेक्टर के फॉर्म में एकदम बिल्कुल अच्छे से। तो क्या लिखेंगे, पी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप होगा होगा। क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 7k कैप होगा होगा। क्यू माइनस पी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो इसको घटाएंगे तो ये i कैप, इधर बचेगा -2j कैप, इधर बचेगा +2k कैप। और अगर इसको आपका इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 4 4 8 1 9 √9 3 मीटर ऐसे भी आया, वैसे भी आ रहा था। क्लास 9 के बच्चे तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्लास 9th में है तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा भैया। ठीक है, फिजिक्स क्या है, मैथ्स ही है। अगर आपके आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं, फिजिक्स कुछ नहीं है फिर। यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इफ आर इनिशियल इक्वल टू इतना और फाइनल इतना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर देते हैं यार, घटाएंगे तो ये कितना आएगा, आई आई कैप -2i कैप, आई कैप ही आएगा, 1 ही आना है तो 1 का स्क्वायर 1, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, 1 3 और इसको घटाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस के है तो -1 -3 -4 उसका स्क्वायर 16, तो 32 √33 आएगा इसका आंसर। इसका कितना आया था, 3 आया था। इसका कितना आएगा, √33 आएगा। ठीक है, इतना जल्दी इतना क्विक क्वेश्चन सॉल्व किया यार हम लोगों ने। ठीक है, ज़्यादा तनाव लेना नहीं। अब सॉल्व कर लो यार, करके देख लो, है ना, कुछ लोगों को जमता नहीं है। i - 2i कैप करोगे कितना आएगा, -i कैप आएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। ठीक है, आई कैप आएगा -i कैप आएगा, इसको इसमें से घटाओगे तो +4j कैप आएगा आएगा 3j कैप, माइनस का -j कैप तो +j कैप होगा ना भैया, 3j कैप माइनस का j कैप, तो ये कितना होगा, 4j कैप नहीं होगा क्या, वही लिखा है। ठीक है, प्लस आई मीन माइनस माइनस के कैप तो -4k कैप, कर दो, 4 चौके 16 32 1 33 √33, ऐसे भी आ रहा था वैसे भी आ रहा था। ठीक है, तो √33 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पाथ OABOC, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल्स। हाँ भैया, अलग अलग इंटरवल पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये O है, ये A है, ये B, अच्छा भैया O ये है, A है, B है, C है। ठीक है, OA में क्या, इन केस ऑफ OA, ठीक है, किसके किसके बीच निकालना है, पहले OA में निकालना है, OAB में निकालना है, OABO में निकालना है, फिर OABOC में निकालना है। ठीक है, निकालना क्या क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये सारी चीजें निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, OA के केस में ये रहा O, यहाँ A, तो 5 4 9 मीटर का डिस्टेंस आएगा, और स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी 9 मीटर का ही आएगा। ओ ए बी यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस मेरा 5 4 9 4 13 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना, O से B तक 5 मीटर,
ओ ए बी ओ तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट तो पहले 0 और 13 था, 5 और चला गया तो 18 मीटर। ओ ए बी ओ सी, ओ ए बी ओ सी, ठीक है। तो ओ ए बी ओ तक का कितना था, 18 था ना। ओ ए बी ओ 18, 18 3 21 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना, -3 मीटर। ओ से चलना शुरू किया था, सी पे आ गया, इधर को पॉजिटिव ले रहे थे तो इधर चला गया तो नेगेटिव, तो -3 मीटर आंसर, खत्म। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, है ना, बेवजह परेशान हुए जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलें, देखेंगे अब। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्शन वगैरह भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, चूंकि डायरेक्शन लिखना जरूरी है ना। ये कितना था, 9 मीटर इधर था तो आई कैप 9 मीटर आई कैप लिख दो, 5 मीटर आई कैप लिख दो, और -3 मीटर आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप का डायरेक्शन माइनस है ही लगा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन इंटरवल। ए बी, ए से बी किया है, क्या क्या चाहिए। अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ए बी के लिए चाहिए, और ए बी सी के लिए चाहिए, और ए बी सी डी के लिए चाहिए। क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखेंगे ध्यान से। ए बी पे गया तो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 गया है ये। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, इसका 1/4 यानी πr/2 आएगा मेरा डिस्टेंस। क्या आएगा, πr/2 आएगा मेरा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहां गया, इसको भी देखेंगे तो ये आर ही तो है, ये भी तो रेडियस ही हुआ, यहां से यहां तक, ओरिजिन से लेकर के पॉइंट तक रेडियस ही होता है, तो ये आर ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये हाइपोटेनस, तो आर स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट 2r², यानी r√2 आएगी मेरी डिस्प्लेसमेंट, r√2। नेक्स्ट ए बी सी यहां से यहां आ गए तो पूरा πr गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए तो वही बात, यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरा अभी भी √2r होगा, यानी r√2। और ये कितना होगा, 3πr/2, इसमें πr/2 जोड़ दोगे तो 3πr/2, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा देखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल आसान है, आगे आएंगे, अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। ठीक है, सब करेंगे हम लोग। इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर completes 1 revolution in 10 seconds, then find distance and magnitude of displacement in 1 minute 5 second। मिटाऊं इसको अब। ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच कर रहा है तब तो और भी अच्छी बात है, एकदम मजा ही आ गया होगा। इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकंड, यानी 2πr ये जाता है 10 सेकंड में। 1 रिवॉल्यूशन जाने का मतलब क्या, पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया, पूरा सरकमफ्रेंस कवर करने का मतलब 2πr डिस्टेंस गया 10 सेकंड में। देन फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 मिनट 5 सेकंड। देखो भैया 65 सेकंड में पूछ रहा है, 61 मिनट और 5 सेकंड मतलब क्या, 65 सेकंड में इसका क्या कहानी होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो 6 बार ये तो कंप्लीट जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड अगर मैं इसमें से निकाल दूं, 60 सेकंड यानी 6 कंप्लीट राउंड जाएगा, तो उसमें कितना जाएगा, तो 6 इंटू 2πr, यानी 12πr इन 60 सेकंड, और बचे 5 सेकंड। तो चूंकि 10 सेकंड में ये 2πr जाता था, तो 5 सेकंड में और πr जाएगा, तो डिस्टेंस तो मेरा आ गया 13πr, ये मेरा डिस्टेंस था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भैया 6 राउंड आपने पूरा लगा लिया, कोई बात नहीं,
और आधा गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना 2r ही तो आएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर। खत्म, 13/r और ये 2r, खत्म बात। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले पेज पे जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया है। अगर यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके सही हैं तो एकदम क्या ही, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन सॉल्व करो और घर जाओ फिर, है ना। घर मतलब लेक्चर बंद कर दो, फिर आराम करना अच्छे से। आराम नहीं, रिवाइज करना जो जो पढ़ाया है, ठीक है। आराम करेंगे। देखेंगे ध्यान से। इफ अ पर्सन मूव्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस वगैरह पता है ना भैया, इसको नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये पता है, पता होना चाहिए। अ पर्सन मूव्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। देन टेक्स अ टर्न एंड मेक्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, क्या बात है, 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देन अगेन टेक्स अ टर्न एंड मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ आ गए, नॉर्थ साउथ, हाँ ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया डिस्टेंस कितना आएगा, सबको जोड़ दो। 50, 40, 90, 20, 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा क्या हुआ, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये वाला लेंथ चाहिए। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये 20 है, ये पूरा 50 था, तो ये कितना होगा 30। समझ में आया, ये पूरा 50 था, ये 20 है, तो ये कितना होगा 30, और ये मेरा 40 है, तो ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 30 40, तो ये 50 आएगा, नहीं 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसी को कोई दिक्कत, समझने में परेशानी? डायग्राम अच्छे से क्लियर है ना भैया। ये पूरा 20 था, तो ये भी 20, तो बचा हुआ ये 30, और ये 40, तो ये 50, खत्म, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको, है ना। ऐसा नहीं कि, है ना, मैं क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ और आपसे हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तो डायरेक्शन पता चल गया होगा। इफ अ पर्सन मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। 10 मीटर, है ना, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड देन 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी इधर कहीं गया होगा। 5√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, यही होता है ना नॉर्थ ईस्ट। फिर डायरेक्शन बताना पड़ेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर गया, एकदम बीचों बीच गया, वैसे ही लिया है 5√2 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालना तो बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ दो। तो डिस्टेंस आएगा मेरा कितना, 5√2 प्लस 5 प्लस 10, यानी 15 प्लस 5√2 मीटर, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इनिशियली आप यहाँ पे थे, पहुँच वहाँ पे गए, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब ऐसे डायग्राम तो समझ नहीं आ रहा उतने अच्छे से। ठीक है, तो हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर का दिमाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए 10 मीटर साउथ में गया, मैं इसको पॉजिटिव माना, पॉजिटिव एक्सेस से, तो इधर को क्या लिखूंगा, -10 मीटर आई कैप। ऊपर गया 5 मीटर जे कैप, और 5√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट जाने का मतलब है कि 5 मीटर ये ईस्ट में गया होगा और 5 मीटर साउथ में भी गया होगा, तो +5 मीटर आई कैप प्लस 5 मीटर जे कैप। ठीक है, ये एक्चुअल अब इन दोनों को फाइनली देखा जाए तो -5 मीटर का आई कैप में डिस्प्लेसमेंट, और इधर 10 मीटर का जे कैप में आ गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही तो पूछा, ये आ गया मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जस्ट वेक्टर फॉर्म में लिया, जो घटाव कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, अंडर रूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और वो 125, यानी अंडर रूट 125, यानी 5√5 मीटर, खत्म बात। डिस्प्लेसमेंट, आई मीन उसका मैग्नीट्यूड।
ठीक है, 5√5 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल वगैरह भी निकाल दें। एंगल क्या ही, एंगल तो पूछा नहीं है। ठीक है, अगर आपको एंगल वगैरह निकालना हो तो निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब भी ऐसा फंस जाए ना कि डायग्राम अच्छे से क्लिक नहीं कर रहा, यहाँ पे तो अच्छे से क्लिक कर रहा था तो मैंने ऐसे ही ले लिया। अगर डायग्राम क्लिक ना करे, कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है वेक्टर फॉर्म में लो विथ प्रॉपर साइन, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ अ मंकी, आवाज जा रही है? भैया देखो बंदर भी आ गया। इफ अ मंकी मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इरेज करते हैं इसको, भी नॉर्थ साउथ खेलना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर ईस्ट, देन क्लाइम्स अप ऑन अ ट्री एंड हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस पूछा है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है। भैया 10 10 10 किया है तो डिस्टेंस तो मेरा आ गया 30 मीटर। ठीक है, 10 मीटर इधर गया, किधर, नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर किसी पेड़ पे चढ़ गया तो 10 10 20 10 30, डिस्टेंस तो इतना आया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं लिखूं तो 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप लिखूंगा, है ना, तीनों कोऑर्डिनेट में गया है ये। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट का, अंडर रूट तीनों का तो 10√3 आएगा। कहना ही नहीं है, करना ही नहीं है सॉल्व, 10√3 आएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा, 10√3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना, इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए भैया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको फिर से टाइम दे रहा हूं, अगर जिन्होंने ट्राई नहीं किया है नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ट्राई करें फिर से। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके, लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का, और मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पे, जेई एडवांस लेवल का सवाल है, जेई एडवांस लेवल, जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन। ठीक है, जेई एडवांस लेवल का सवाल है, देखेंगे ध्यान से क्या है। A wheel of radius r is placed on horizontal ground. If contact point of wheel at ground is P, then find magnitude of displacement of point P when wheel performs pure rolling and completes half revolution. अगर इसका मैं डायग्राम बना के दे दूं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप इसका डायग्राम बना लिए, जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा डायग्राम बनाया होगा जरूर, या फिर जिन्हें ऐसे ही क्लिक करेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं आप लोगों को तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोई एक व्हील है, ठीक है, ये मेरा व्हील है कोई, ये मेरा पॉइंट पी है यहाँ पे, ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है अभी, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से ये कांटेक्ट में है, ये हाफ रिवॉल्यूशन तय करता है और यहां पे आ जाता है। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, एकदम प्योर रोलिंग है, ऐसा नहीं कि कहीं घसटा गया होगा, स्लाइड किया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, एकदम प्योर रोल हुआ है और हाफ रिवॉल्यूशन हुआ है। कितना? हाफ रिवॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे, जब ये हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो ये पॉइंट ठीक ऊपर होगा, यानी अब ये पॉइंट पी यहां पे आ गया है। कंप्लीट होता तो फिर वापस यहीं पे आ जाता। हाफ रिवॉल्यूशन हुआ है मतलब क्या, ये पॉइंट पी इसके ठीक ऊपर आया होगा। ये चीजें क्लियर है यहां तक? अब फिर से ध्यान से सोचेंगे, अगर ये हाफ रिवॉल्व हुआ है तो डिस्टेंस कितना गया होगा? हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। अगर ये हाफ रिवॉल्व हुआ है तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? हाफ ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। दैट मींस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपका पाई आर होगा, होगा, होगा। ये मेरा कितना है? रेडियस कितना दिया हुआ है? और व्हील ऑफ रेडियस आर, तो ये मेरा डिस्टेंस कितना? 2r। ये 2r। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी, यानी आपसे ये पूछा है। निकल नहीं जाएगा क्या राइट एंगल ट्रायंगल से? अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। खत्म खेल, अब सॉल्व कर दो। ये कितना? पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर हो गया, यही हो जाएगा आंसर। आर स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो r को बाहर कर देंगे, अंडर रूट में बचेगा पाई प्लस 4। ठीक है, r अंडर रूट में पाई प्लस 4, दिस विल बी द आंसर। पाई स्क्वायर, सॉरी, पाई स्क्वायर नॉट पाई, r को बाहर ले लिया तो अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, दिस विल बी द आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे कोई थोड़ी सोच पाएगा इतना क्विक।
बढ़िया सवाल था ये, ठीक है, काफ़ी जल्दी। डायग्राम अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टिल देन थैंक यू, है ना। सी यू सून। पहले टेक केयर लिखना था, खैर कोई बात नहीं, उसको लास्ट में लिख देते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, टेक केयर, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। दर्शन कर लीजिए उसके, ये स्लाइड यहाँ से स्टार्ट होगा स्पीड एंड वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगले लेक्चर में वहाँ से शुरू करेंगे, उसमें भी केवल स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर उसके अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन, फिर उसके अगले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के 4-5 लेक्चर होने वाले हैं, है ना। छोटे छोटे ड्यूरेशन के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। एग्जाम टाइम पे तो 2x पे देख रहे होंगे कुछ लोग, एकदम देख के ख़त्म करके चले भी गए होंगे, ठीक है। सो टिल देन, है ना, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।